Hello, dear student. Welcome you all once again in भांडे सर्स अकेडमी। और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा तीसरा चैप्टर 11वीं का। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मोशन इन प्लेन। और मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये नोट्स हमारे साथ रहेगी, इसलिए रहेगी कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जहां डेफिनेशंस आती है, वो हम अवॉइड करते हैं कि हम लिखे, उसमें आपका बहुत समय जाएगा। उसको बचाने के लिए हम लोग आपको रेफर दे रहे हैं कि यू शुड गो थ्रू दिस नोट्स। नाउ हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। ये हमारा यूनिट नंबर 3 है और यूनिट का नाम है मोशन इन प्लेन। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द मोशन इन प्लेन। पहले तो हम इसको तोड़ दें तो हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है? अब वैसे बाय एंड लार्ज देखा जाए तो जो चीज मूवमेंट कर रही है, जो चीज हरकत कर रही है, उसको हम लोग मोशन में है ऐसा बोलते हैं। उदाहरण, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये स्टेडी है, ये मोशन में नहीं है। अब इसको टेक्निकली हम डिफाइन करें तो मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यदि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को, दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ये कह सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन हुई बच्चों मोशन की? एन ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज मोशन। या विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग भी हम लोग कह सकते हैं कि सराउंडिंग के हिसाब से, यानी जिसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हो, उसके हिसाब से यदि वो ऑब्जेक्ट अपना रिलेटिव पोजीशन चेंज करता है तो वो हो गया मोशन। जैसे ये पेन मैंने यहां पकड़ के रखा और कंटिन्यूअसली ये पेन यहीं पे है तो ये स्टेडी हो गया, लेकिन कभी ये इधर जा रहा है, कभी मैं हाथ को इधर मूव कर रहा हूं, कभी इधर मूव कर रहा हूं, तो इसको हम लोग मोशन कहेंगे बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज मोशन। अब उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वाली पहली मोशन आती है रेक्टिलिनियर मोशन। तो मोशन तो हमें समझ में आ गया कि कोई ऑब्जेक्ट यदि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी रिलेटिव पोजीशन चेंज करता है तो वो हो गई मोशन। द व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? तो यदि एक आधा ऑब्जेक्ट अपनी मोशन स्ट्रेट लाइन में ही करता है, अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज आई कैन से रेक्टिलिनियर मोशन। मान लीजिए एक चींटी है यहाँ पे और ये चींटी यहां से चल के यहां पे गई है, तो ये चींटी की जो मोशन है इसको हम लोग कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि टाइम के साथ साथ इसका एक ही एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज ऑन दी एक्स एक्सिस। इसको आगे जाके हम लोग वन डायमेंशन मोशन भी कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन को। जैसे मैं यहां से चल रहा हूं तो इस मोशन को भी मैं रेक्टिलिनियर मोशन कहता हूं। तो आगे जाके हम वन डायमेंशन और टू डायमेंशन को समझने वाले हैं। तो बच्चों दो कंसेप्ट क्लियर हो गए दिमाग में, ये चैप्टर समझते समझते। पहले कंसेप्ट आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि मोशन हम उसको कहेंगे कि एक आध ऑब्जेक्ट यदि अपना रिलेटिव पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज करता है तो उसको हम लोग मोशन कहते हैं, और यदि एक आधा ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम स्टेडी रहता है तो उसको मोशन नहीं कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में होने वाली मोशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है कि हमारे लिए सबसे पहला एस्पेक्ट है इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो पहला ऑब्जेक्ट जो है वो है डिस्टेंस और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो है डिस्टेंस। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारे लिए है डिस्टेंस और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट हमारे लिए है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग समझते हैं अपनी भाषा में। इसके कई सारे उदाहरण मैं देने वाला हूं, क्योंकि आप समझ लीजिए यहां से 6 डेफिनेशन जो आने वाली है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आधारित है। डिस्टेंस का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन और इट इज अ डिस्टेंस ऑफ कंप्लीट पाथ, या हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन
ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। ओके, अब यहां कहेंगे टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड एज ए डिस्टेंस। तो एक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इसको टेक्निकली मैंने डिफाइन कर लिया, तुमको कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है। अब उदाहरणों से ये टॉपिक मैं आप तक बहुत अच्छे से पहुंचाता हूं। देखिए, मान लीजिए ये मंग्या है, वेरी फेमस मंग्या इन आवर डिस्कशन। इसने अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट किया ए से। मान लीजिए मंग्या जो है वो गया पॉइंट बी पे। सो मंग्या हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। तो मंग्या ए से बी चला और वो उसका डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, और मंग्या वापस सी पे आ गया जहां पे उसका डिस्टेंस है 1/2 किलोमीटर। यानी मंग्या ने अपनी जर्नी चालू की ए, मंग्या गया बी पे, फिर से मंग्या ने डिस्टेंस जर्नी चालू की सी, और मंग्या कहां आके रुका? सी पे आके रुका। सो दिस इज व्हाट एंड ट्रेवलिंग ऑफ द मंगेश कॉल्ड एज मंग्या। अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि मित्रों, इस जर्नी में मंग्या ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। देखिए, उसने जर्नी स्टार्ट किया बच्चों ए से, तो ए से चलता हुआ कहां गया बच्चों? बी पे। फिर बी पे वो रुका क्या? नहीं, बी से वापस कहां आया वो? सी पे। तो मोटा मोटा अंदाजा लगाया, ए टू बी जब गया तो उसने 1 किलोमीटर कवर किया, और जब वापस आया तो ½ किलोमीटर कवर किया। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मंग्या इज 1.5 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर। ये होगा इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। जब ये मोशन हुई तो इसने अपना टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो 1.5 किलोमीटर। अब निकालते हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों कि इसी जर्नी में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। मान लीजिए मंग्या ने यहां से यहां गया और यहां से यहां आया। अब जब डिस्प्लेसमेंट हम ढूंढते हैं तो हम उसके 2 पोजीशन के बारे में ढूंढते हैं। पहला उसका इनिशियल पोजीशन और दूसरा उसका फाइनल पोजीशन। तो व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ मंग्या इज ए एंड व्हाट इज फाइनल पोजीशन ऑफ मंग्या इज बी। तो कितना दुनिया का चले तो भी हमको इनिशियल और फाइनल का ही डिस्टेंस लेना है। यदि ये 1 है और ये आधा है तो ये भी कितना बचा मित्रों? आधा। तो उसका इनिशियल और फाइनल का टोटल डिस्टेंस है 1/2 किलोमीटर, यानी इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हुआ है 1/2 किलोमीटर। तो ये होगा इसका मोटा मोटा। अब थोड़ी सी बात करें तो इसका भी एसआई यूनिट क्या है बेटा? मीटर में। इसका भी एसआई यूनिट क्या है बच्चों? मीटर में। इसका डायमेंशन क्या है? L1 M0 T0। इसका भी डायमेंशन क्या है? L1 M0 T0। अब ये बताने की बात नहीं है, आप 11वीं के सारे वीडियोस देख लीजिए। डायमेंशन का मुद्दा जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मैंने क्लियर कर दिया है। किसी भी 11वीं से 12वीं लेकर के कोई भी टॉपिक को आप जानना चाहते हो तो आप उसके अंदर जाइए, आपको 100% कोई भी डायमेंशन आप निकालोगे। ये हमने निकाल दिया है, द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये बहुत बच्चों को नहीं पचता है, क्योंकि यहां पे जब स्पीड आता है तो हम स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हैं, वेयर एज वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते हैं। वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं और स्पीड को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो वेक्टर और ये स्केलर क्यों है। तो डिस्टेंस स्केलर क्यों है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों है, इसको आइए हम समझते हैं एक उदाहरण के साथ। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी हम किसे बोलते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन होती है। एंड व्हाट इज वेक्टर, जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं।
तो डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, वेयर एज डिस्टेंस पे डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट्स सी, वी विल स्टार्ट द जर्नी। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सबका क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में ले जा रहा हूं, जहां कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन का क्या मैटर है, तो एक सटीक उदाहरण दूंगा, उस उदाहरण से आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब मैं उदाहरण बताता हूं आपको कि देख लीजिए बच्चा, आप कोचिंग को जा रहे हैं, फिजिकली आप कोचिंग को कहीं जा रहे हैं और आपका घर उस कोचिंग क्लास से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका मतलब आप रोज घर से निकलते हैं, कोचिंग में आते हैं, आप पढ़ते हैं और आप घर जाते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर आना और 1 किलोमीटर जाना। ऐसा टोटल मिलाकर के आपका जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो होता है 2 किलोमीटर का। यानी आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा 2 किलोमीटर, लेकिन मैं आपको पूछूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है 0, क्योंकि आप जहां से आते हैं आप वही वापस जाते हैं, मतलब रोज आप घर से निकलते हैं और घर ही वापस जाते हैं, इसलिए आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और आपका डिस्टेंस हो गया 2 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर हर बच्चे का नहीं होगा, आपके घर की दूरी कोचिंग से जितनी दूर होगी वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये समझाता हूं। अब मेरे पास एक बहुत बढ़िया टॉपिक है मित्रों, शायद ये स्टेट बोर्ड के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, दैट आई एम टीचिंग फॉर जेडब्ल्यू नीट एंड सीईटी एंट्रेंस के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। मैं पहले डायरेक्शन मार्क कर देता हूं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों चीजें लगती हैं। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बिलीव करती है। ये डेफिनेशन तो हमको आती है बेटा, व्हाट इज स्केलर? स्केलर इज डिफाइंड एज a quantity which can completely described by magnitude only. What is vector? A quantity which can completely described by magnitude as well as direction. चलिए मैं पहले कुछ चीजें मार्क कर देता हूं, तो आप समझ लीजिए कि ऊपर जो है हम पकड़ते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आई होप मैंने डायरेक्शन जो है वो सही ली है, या हम लोग आपके हिसाब से आप इस डायरेक्शन को ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम लोगों को स्केलर और वेक्टर को समझना है, तो आप कैसे इसको कंसीडर करोगे, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि अब मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, नॉर्थ ऊपर है। मान लीजिए एक बंदा जिसने ए से अपनी जर्नी स्टार्ट की, वो पहले वेस्ट की तरफ गया 1 किलोमीटर डायरेक्शंस के अनुसार, बाद में वो साउथ की तरफ गया 1 किलोमीटर, फिर वो ईस्ट की तरफ गया 1 किलोमीटर और फिर वो नॉर्थ की तरफ गया 1 किलोमीटर। डायरेक्शंस ऐसी कंसिडर करके मैं उदाहरण ले रहा हूं, डायरेक्शंस आप कंसिडर कीजिए। देखिए इसने ए से बी जब गया तो वो वेस्ट की तरफ गया 1 किलोमीटर, फिर वो साउथ की तरफ गया 1 किलोमीटर, फिर वो ईस्ट की तरफ गया 1 किलोमीटर और फिर वो नॉर्थ की तरफ गया 1 किलोमीटर। यानी ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया। अब मैं आपको पूछता हूं बच्चों कि इस जर्नी में इसका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो देखिए 1 किलोमीटर, देन अगेन 1 किलोमीटर, अगेन 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर, सो इट हैज ट्रेवल एंड टोटल 4 किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन उसने जर्नी ए से स्टार्ट की थी, वो आया भी ए पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हुआ 0 किलोमीटर। अब मैं आपको ये उदाहरण के दाखिल समझा रहा हूं कि मित्रों, मैं अब दूसरे उदाहरण में ये 4 बार 1-1 किलोमीटर चला, तो दूसरे उदाहरण में भी वो 4 ही बार 1-1 किलोमीटर ही चलेगा, 4 बार चलेगा। सिर्फ मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं तो हम देखेंगे कि वहां पे डिस्टेंस सेम रहेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट वो डायरेक्शन पे डिपेंड है। उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए उसने जर्नी स्टार्ट की ए से, वो वेस्ट की तरफ गया 1 किलोमीटर, तो वो बी पे पहुंच गया। उसके बाद में वो नॉर्थ की तरफ गया 1 किलोमीटर, बी टू सी। उसके बाद में वो मान लीजिए फिर से
वो वेस्ट की तरफ गया, कितना 1 किलोमीटर C to D, और वो वापस जो है वो साउथ की तरफ आया 1 किलोमीटर ABCDE और F। यानी ये पहले A to B गया वेस्ट, फिर गया नॉर्थ, फिर गया वेस्ट, फिर गया साउथ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब वो आया F पे, तो यहां का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, यकीनन ये 1 होगा, तो ये भी 1 किलोमीटर हो गया, है ना, जितना ये इतना ये। अब मैं आपको पूछूं कि इस जर्नी में इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ और पाथ ट्रेवल, यहां से यहां गया 1, 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 इसका मतलब ये हो गया 4 किलोमीटर। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट है A और B का टोटल डिस्टेंस आ रहा है 1 + 1 2 किलोमीटर। Now hence proof that displacement is a vector quantity, क्योंकि यहां मैंने सिर्फ डायरेक्शन चेंज की तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, डिस्टेंस मात्र सेम रहा, इसका मतलब डिस्टेंस को डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड फिर भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट को फर्क पड़ता है, इसलिए प्रूफ हो गया कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यही आपको वेलोसिटी और स्पीड को समझने में बहुत हेल्प करेगा बच्चों। कई बार ये लगने लगता है कि यार वेलोसिटी और स्पीड तो सेम ही है, लेकिन उसमें यह अंतर है। तो चलिए आई थिंक आप फोटो निकालना है आपको, तो इसको नीचे की तरफ ले आता हूं, कुछ चीजें आपको बढ़िया नोट्स बनानी है बच्चों, तो बढ़िया बढ़िया फोटो ले लो, मैं बाजू हटता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो खटैक, और ये जो है ये इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है खटैक। ओके, एक चीज का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि जो बच्चे चाहते हैं, उनके पास नोट्स है, जो हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके पास नोट्स है, और कोई अदर देख रहा है तो अपनी खुद नोट्स बनाए या नोट्स के लिए मैसेज डाले, हम आपको नोट्स दे देंगे या लिंक पे इसकी नोट्स मिल जाएगी। ये हो गया। अब आते हैं हम मुद्दे पे, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया और डिस्टेंस भी हो गया। चलिए पाथ लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एवरेज वेलोसिटी देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए सबसे पहले आज का टॉपिक है मित्रों एवरेज वेलोसिटी। मैंने पहले ही कहा था 6-7 डेफिनेशन में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ही खेलेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं v एवरेज। नाउ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v एवरेज को बहुत आसानी से समझना है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं सर पे एरो देते हैं। चेंज इन डिस्प्ले, आई राइट हियर व्हाट इज, अरे बाप रे, आई राइट हियर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसको मैं डिफाइन करूं तो एवरेज वेलोसिटी कैन बी रिटन एज डेल एक्स बाई डेल टी। सो डेल एक्स का मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डेल टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम। अब मैं आपको v एवरेज को और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये तरीका होता है इसको डिफाइन करने का। तो आप समझ सकते हैं, इसको उदाहरण देके भी मैं समझाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे कुछ चीजें, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैं निकाल के दूंगा आपको। इट इज ए वेक्टर, अरे बाप रे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, क्यों, क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये वेक्टर होगा। इट्स एसआई यूनिट इज, बोलिए बेटा, मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला भैया, डिस्प्लेसमेंट किस में गिनते हैं, मीटर में, टाइम किस में गिनते हैं, सेकंड में। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये हो चुका है, कई बार बताया है। इट्स डायमेंशन इज, अरे बाप रे, डायमेंशन इज वेरी सिंपल, L1 M0 एंड T-1। कैसे आता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का हमारा डायमेंशन का वीडियो देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ समझाएंगे, बहुत समझ आएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो उसको पढ़ करके यहाँ पे आए, उनका टाइम पास नहीं होगा, क्योंकि इसका हिस्सा ये नहीं है। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 1 से वो ऑब्जेक्ट गया है x इज इक्वल्स टू 5 पे, और जब इसका टाइम था t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड, जब ये पहुंचा तो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू हो गया 2 सेकंड। तो मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो मेरा एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे बनता है
change in displacement with respect to change in time. So my definition says here x2 minus x1 upon t2 minus t1. Change in displacement का मतलब होता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट टू द इनिशियल. फाइनल, तो इसको x1 मानो, इसको x2 मानो, तो x2 माइनस x1. अब मैं वैल्यू पुट करूं तो ये है 5 माइनस 1. वैसे मैं t का वैल्यू पुट करूं तो यहाँ पे है ये 3 सेकेंड लेता हूं मैं, 3 माइनस 1. तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 विल बी 4, 3 माइनस 1 विल बी 2, 2 2 जा 4 यानी 2 मीटर पर सेकेंड is your average velocity. This is a kind of example. So this is the simple definition of the average velocity कि फाइनल और इनिशियल का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो, और आपने यहां से कहां पे शुरू किया था वो, और उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज वेलोसिटी. सर ये तो पूरा टेक्निकल हो गया है, लेकिन आपकी जो स्पेशलिटी है कि बहुत सारी टेक्निकल चीजों को बहुत सिंपल बनाने में जो आपका एक्सपर्टाइज है उसके हिसाब से तो समझाओ. अच्छा, आप बोल रहे हो सर बीपीएल वालों का क्या? ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो खटैक. तो बीपीएल वालों सुन लो भाई, सुन लो भाई, एवरेज वेलोसिटी क्या है. मान लीजिए आपने अमरावती से आपका जर्नी शुरू किया सुबह 9 बजे और आप नागपुर की तरफ निकले और नागपुर को आप पहुंचे 12 PM को, बराबर है. और आप जानते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ये 0 किलोमीटर शुरू हुआ था और ये 150 किलोमीटर पे नागपुर है. अब मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूं भैया. ऐसा तो नहीं होगा कि आपने पंचवटी से गाड़ी स्टार्ट किया, हनुमान गियर डाला और भागने लगे 200 के स्पीड से, 150 के स्पीड से. ऐसा नहीं होगा. इसका मतलब आपने कई बारी यहाँ पे शुरुआत में जब रोड शुरुआत थी तो आपने 40 के स्पीड से चलाई है, 40 की वेलोसिटी से चलाई है. बाद में आपने 60 भी चलाई, खुला रोड मिला तो 120 भी चलाई, फिर आपने 70 चलाई. इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं है. आपने कई बार स्पीड को चेंज किया है. लेकिन जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हो तो आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये हो गया आपके लिए x2 और ये हो गया आपके लिए x1, ये होगा आपके लिए टाइम t2 और ये होगा आपके लिए टाइम t1. तो मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो वो निकलेगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. तो x2 आपका कितना आता है? तो x2 आपका आता है 150 किलोमीटर माइनस 0 किलोमीटर. कितने बजे पहुंचे? 12. कितने बजे निकले थे? 9. यानी 150 बाई 3, 3 5 15, यानी मतलब हो गया आपका 50 किलोमीटर पर आवर. इस वेलोसिटी से, इस एवरेज वेलोसिटी से आप निकले, यानी औसतन 150 किलोमीटर का सफर आपने 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कवर किया, इसलिए 3 घंटे में आप वहां पे पहुंच गए. तो ये होगा इसका असली मतलब. अब यहां पे मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाता हूं. उस कॉन्सेप्ट का नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े अच्छे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है कि इसका कहना क्या है. वैसे आप टेक्निकली देखो तो इसको कहा जाता है टाइम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी की टाइम लिमिटिंग वैल्यू मतलब क्या? तो मैं आपको अब जो पढ़ा रहा हूं उसका नाम है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्या बात है, वी इंस्टेंटेनियस. बढ़िया. ये होता क्या है? इसको टेक्निकली लिखो तो इसको कहा जाता है टाइम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी. टाइम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी की टाइम लिमिटिंग वैल्यू को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सिंपली मतलब क्या सर? तो इसको मैं अपनी भाषा में ऐसे समझाता हूं कि मान लीजिए आपने अमरावती से सफर शुरू किया 9 बजे और आप नागपुर में पहुंचे 12 बजे. इसके दौरान आपकी स्पीड जो थी वो 3-4 बारी गाड़ी ने चेंज की. यहां पे आपकी स्पीड 30 थी, यहां 120 थी, यहां 80 थी. यानी मैं मोटा मोटा कहूं 10 बजे, 11 बजे, ये 11:30 बजे और ये 12 बजे आपकी स्पीड थी. मैं आपको ये पूछता हूं कि जब मैं आपको ये एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिया
तो अमरावती और नागपुर के भीतर का आपका एवरेज स्पीड 50 था। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जहां से आप निकले थे और अंत तक आपने 50 से गाड़ी चलाई, तो आपका एवरेज 50 है, यानी 50 से आप गए वो एवरेज निकाला। लेकिन इंस्टांटेनियस का मतलब होगा, मैं आपको पूछूं कि बच्चों जब आप अमरावती से निकले थे तो 10:16 का आपके गाड़ी का स्पीड क्या था? एट दैट इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक ही समय कि 10 बजे एग्जैक्ट, मान लीजिए आप 10 बजे एग्जैक्ट खुले रोड पे थे और आपका गाड़ी का स्पीड 120 चल रहा था। जब 10 बजे तो गाड़ी 100 स्पीड से भाग रही थी, तो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी हो गई है वहां पे 120। यानी कौन से समय की? एट दैट इंस्टेंट। यानी मैंने पूछा एग्जैक्ट 10:16, 10:15 और 16 के बीच का भी नहीं, 10:16, मतलब क्या हुआ? यानी मैं एग्जैक्टली आपको कहूं तो 10 बजे का स्पीड कितना था? तो वो था आपका 120। यानी मेरे लिए T1 भी क्या हो गया? 10 AM, और मेरे लिए T2 भी क्या हो गया? 10 AM। यानी T2 माइनस T1 भी 10 AM होगा। यानी T2 माइनस TM निकालू तो 10 माइनस 10 यानी 0। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं बच्चों पता है? तो हम लिखते हैं v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट, यहां से आया है वो T2 माइनस T1 कितना हो गया? 0। मतलब डेल्टी चेंज इन टाइम कितना हो गया? 0। लिमिट डेल्टी टेंस टू 0, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो मुझे बताइए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द चेंज इन टाइम, ये तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है। अब उसको क्या लगा दिया? लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, यानी टाइम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, ये कौन है? ये तो हमारे लिए एवरेज वेलोसिटी है। तो इसलिए इसका डेफिनेशन होता है कि टाइम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस। मुझे बताओ, मैं 10 बजे की पूछूं, 10:30 की पूछूं, 11 की भी पूछूं, तो वो कहीं ना कहीं 9 से 12 के बीच की है, यानी एवरेज वेलोसिटी की ही वैल्यू है। लेकिन कौन सी? टाइम लिमिटिंग। तो टाइम लिमिटिंग का मतलब क्या हुआ? एट दैट इंस्टेंट। सर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे उदाहरण दो कि हमें समझ में आए। ओके, तो सुन लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपका बैच टाइमिंग है 2 से 6 का, तो आप 2 बजे एकेडमी आए, 6 बजे आप घर गए। तो आपको किसी ने पूछा कि भैया आप 2 से 6 में आपने क्या किया? तो आपने कहा मैंने अध्ययन किया, मैंने अभ्यास किया, मैंने बैचेस की। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया एवरेज बताना कि 2 से 6 के बीच में मैंने अध्ययन किया। नाउ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? कि मैं आपको पूछूं कि बच्चों आप एग्जैक्ट 3:30 बजे क्या कर रहे थे? तो आपको देखना होगा 3 से 4 में आपका फिजिक्स का क्लास था, 3:30 बजे सर मोशन इन प्लेन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा रहे थे। तो आप कहेंगे कि मैं 3:30 बजे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ रहा था। ये हो गया बेटा इंस्टेंटेनियस वर्क, कि आप एग्जैक्ट समय पे क्या कर रहे थे। समझ में आया? शाबाश। आप दिन भर क्या कर रहे थे? दिवसभर तुम्हाला विचारलं पण तू दिवसभर काय केले? मी कामं केलीत, सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत मी कामं केलीत। तर काम झालं तुमचं ॲव्हरेज बोलणं, तुम्ही जे काही केलं त्याला एका शब्दामध्ये लिखण्याचा प्रकार म्हणजे काम। बट मैं आपको पूछूं कि बेटा एग्जैक्ट आप 2 बजे कहां थे? तो आपने बोला मैं कोचिंग था। तो ये होगा इंस्टेंटेनियस, एट दैट इंस्टेंट। यानी 9 बजे निकले, 12 बजे पहुंचे, उसके बीच में आपका जो स्पीड था वो 50 का था, लेकिन मैंने 10 बजे एग्जैक्ट पूछा, 11 बजे एग्जैक्ट पूछा, 11:30, 11:15, 11:05, तो वो हो गया मेरे लिए इंस्टेंटेनियस। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? दिस इज कॉल्ड एज टाइम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। टाइम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये किसका हिस्सा है? ये एवरेज वेलोसिटी का ही हिस्सा है। तो सर इसके बाकी पैरामीटर्स क्या रहेंगे? लेट मी एक्सप्लेन यू। The other, it is a vector quantity remains as it is, SI unit is meter per second, and its dimension also remains L1 M0T minus 1. So this is what the simple concept that everyone need to understand. Now we are moving our discussion towards the average speed, which is again very simple. अभी हमारा टॉपिक है बच्चों एवरेज स्पीड।
अरे बाप रे, ये तो उससे भी सिंपल है। व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ टू द टोटल टाइम interval. So average speed is defined as total path length to the total time interval, and this is what called as average speed. इसको बोलते हैं अपन एवरेज स्पीड। सिंपल चीज है, उदाहरण देके समझाता हूँ। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बच्चों इसका एसआई यूनिट क्या है बेटा? फिर से मीटर पर सेकेंड। बेटा इसका डायमेंशंस क्या है? तो L1 m0 t -1। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो वेलोसिटी का होगा वो इसी का रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर है और यह स्केलर है। तो ये आ गया। अब देखिए, टोटल पाथ लेंथ टू द टोटल टाइम टेकन। अब मैं आपको ये बताऊं, अब इसमें बड़ा मजे की बात है। हाँ, मैं उदाहरण वही दे रहा हूं आपको और दो उदाहरण का अंतर भी आपको समझाता हूं। मैंने क्या कहा, मान लीजिए आपने जर्नी स्टार्ट कर दी है अमरावती से और आप कहाँ जा रहे हैं बच्चों? नागपुर जा रहे हैं। मैं पूछता हूं आपका टोटल डिस्टेंस कितना है? तो 150 किलोमीटर। और आपको टोटल टाइम कितना लगा है? तो 3 आवर्स लगा है। सो हाउ डू यू फाइंड द एवरेज स्पीड? ओह, इट्स वेरी बढ़िया। सो टोटल लेंथ कितना हुआ? 150 बाई 3, दैट इज कॉल्ड एज 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप बोलेंगे सर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी तो सेम हो गया। नहीं, मैं यहां निकाल के देता हूं, मैंने जब एवरेज वेलोसिटी निकाला तो मैंने x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 लिखा था। यानी यहां का अंतर कितना था? तो ये 150 था और यहां का अंतर कितना था? तो वो 0 था। यहां का टाइम कितना था? 12 बजे। यहां का टाइम 9 बजे। तो 150 बाई 3, तो ये भी 50 आया था। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि देखिए अब कैसे बदलता है। तो बदलता कैसे है? अब मैं आपको ये कहता हूं कि भैया ये इंसान फिर वापस यहां आया, इसके बीच में आया ना, यहां आया, यानी 50 किलोमीटर वो और नजदीक आया और यहां आके खड़ा हो गया। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसका स्पीड कितना हुआ? अब देखिए इसका स्पीड कितना हुआ। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 150 प्लस 50 200, इसको लगा 3 घंटे प्लस 1 घंटा 4 घंटा, यानी 4 चौक 4 पंच 20, ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैं आपको पूछता हूं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी? तो वेलोसिटी आएगा टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो इसका ये और ये, तो यहां अंतर कितना होगा बेटा? 100। कितना हुआ? 100। तो यहां पे आएगा 100 डिवाइडेड बाई 4। 4 दूनी 8, 4 पंच 20, ये आ गई 25। तो ये सेम नहीं है, ये डायरेक्शंस पे डिपेंड है। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को आपको अलग समझना है। नाउ इफ आई वांट टू टीच, अच्छा सर प्लीज, ओके, स्क्रीनशॉट, ओके, एवरेज स्पीड आपका आ गया। अब हम समझेंगे व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब मैं बगैर पढ़ाए आपको पूछता हूं व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिर्फ आप यहां पे एवरेज वेलोसिटी टोटल पाथ लेंथ, यहां पे क्या लगा दो? लिमिट del t टेंड्स टू 0 टोटल पाथ लेंथ टू द टोटल टाइम टेकन। ये नोट्स में है यही। यानी मैं आसान भाषा में बोलूं तो टाइम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिंपल, बाकी सारे पैरामीटर्स सेम रहेंगे। तो यहां पे हमारी शुरुआत हो गई बच्चों। आपको मैंने ये बहुत डिटेल में बताया। अब एक्सेलरेशन आगे और ग्राफिकल थ्योरी आएंगी, तब तक आप जुड़े रहिए। आपको वीडियो की कंप्लीट सीरीज मिलती रहेगी। भांडेसर्स एकेडमी अवेलेबल ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। आप ऑनलाइन क्लास परचेस करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।